नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आज हम भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और इन्हें क्यों स्थापित किया गया, भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि जैव मंडल क्या होता है। सबसे पहले हम जैव मंडल की परिभाषा के बारे में समझते हैं। देखिए, पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ पर जीव निवास करते हैं वह पूरा का पूरा क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। जैसे कि जल मंडल है, जल मंडल के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि। फिर है वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी जैसे कि हवा है और गैसें आ जाएंगी। गैसों में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है इत्यादि। फिर है स्थल मंडल, स्थल मंडल के अंतर्गत भूमि और भूमि पर मौजूद सभी चीज़ें आएंगी। और इन तीनों का समावेश, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का समावेश कहलाता है जैव मंडल। सामान्य शब्दों में यदि देखा जाए तो पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है वह सब का सब जैव मंडल के अंतर्गत आता है। देखिए, प्रकृति का जो दोहन हो रहा है इस वजह से बहुत सारे जानवर और उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रकृति के और इस वजह से पर्यावरण असंतुलन का खतरा बढ़ रहा है। और प्रकृति का दोहन से क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि पेड़ पौधों को काट के बिल्डिंगें बना देना, पेड़ पौधों को काट के सड़कें बना देना और वनों की कटाई करके शहर बसा देना, ये होता है प्रकृति का दोहन। इस वजह से बहुत सारे पशु पक्षियों का आवास छिन रहा है, क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं इनका प्राकृतिक आवास वनों के अंदर ही होता है और वनों की कटाई कर देने की वजह से इनका प्राकृतिक आवास छिन रहा है। इसी वजह से बहुत सारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं जिनकी प्रजातियाँ और जानवर विलुप्त हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़े पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ रहा है। ये पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही नुकसान है। इसी वजह से पारिस्थितिक असंतुलन के खतरे को रोकने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। इस आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे जीव, ऐसे जानवर, ऐसे पशु पक्षी जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। देखिए, आपने वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना होगा। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों का उद्देश्य यही होता है कि पशु पक्षी और उनकी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना। साथ ही साथ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जलाशय हैं, जानवरों की और पक्षियों के प्राकृतिक आवास को, इन सबको संरक्षण प्रदान करना। और यही उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भी होता है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य एक छोटा प्लेटफॉर्म है पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अगर अंदर देखा जाए तो इसके अंतर्गत पशु पक्षियों को, उनकी प्रजातियों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, जलाशयों को और प्रकृति के सांस्कृतिक धरोहर को, इन सबको बड़े रूप में संरक्षण प्रदान किया जाता है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जहाँ पर मानव आबादी भी वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा बन सकती है। अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के एरिया के बारे में बात की जाए तो इसका एरिया जो है 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। ठीक है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना 3 भागों में है: कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है और ट्रांजिशन जोन क्या होता है, इनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम पहले यह देख लेते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी। देखिए, यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व शुरू किया गया। मतलब यूनेस्को द्वारा 1971 में मानव एंड जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई। ये तो यूनेस्को द्वारा हुई। वैश्विक स्तर पर अगर भारत में देखा जाए तो भारत में यूनेस्को द्वारा 1986 में पहली बार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी कहाँ पर लोकेटेड है, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पर हम यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में। और पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर 16 नवंबर से एक महीने पहले जाए 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना हुई थी। FAO मतलब
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इटली के रोम में है। और 24 अक्टूबर की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क की। यहाँ पर एक वर्ड आया है यूनेस्को। यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर दिवस, यानी कि या फिर विश्व विरासत दिवस या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे। अगर इसके बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना कितने भागों में होती है और उसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना है, 3 भागों में उसकी संरचना होती है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन क्या होता है, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्र बिंदु कोर जोन होता है। सबसे मध्य का एरिया जो होता है वह कोर जोन होता है। इसकी जो सीमाएं होती है बहुत ही कठिन होती है। इसमें किसी भी प्रकार की मानव प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहाँ पे ना ही तो कोई मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है और ना ही यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए जा सकते हैं। कोर जोन के अंतर्गत केवल वही विशेषज्ञ या वही वैज्ञानिक जा सकते हैं जो रिसर्च के उद्देश्य से जाते हैं। ठीक है, कोर जोन के बाहरी पार्ट कहलाता है बफर जोन। बफर जोन में थोड़ी सी छूट मिलती है। बफर जोन की सीमाएं थोड़ी सी उसके जो रूल्स होते हैं थोड़े से सरल होते हैं। बफर जोन के अंतर्गत थोड़ा बहुत पर्यटकों के घूमने की भी अनुमति है, थोड़ा बहुत मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति है, लेकिन बफर जोन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता, ना ही तो पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही वनों की कटाई कर सकता है, पेड़ पौधों को काट नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बफर जोन में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाहर आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन की कोई भी सीमाएं नहीं होती हैं, ये सीमा रहित होता है। और ट्रांजिशन जोन में रिसर्च के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। वैज्ञानिक यहाँ आकर रिसर्च कर सकते हैं और पर्यटकों की घूमने की अनुमति है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कृषि क्षेत्र, व्यापार मिलेंगे और बहुत सारी बस्तियाँ मिलेंगे, गांव मिलेंगे, लेकिन ट्रांजिशन जोन के अंदर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम इसके बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कोर जोन के अंतर्गत रिसर्च की अनुमति होती है, सिर्फ रिसर्च की, बाकी कोई भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं होगा, वहाँ पे मानव का प्रवेश वर्जित है। फिर है बफर जोन। बफर जोन के अंतर्गत टूरिज़्म की अनुमति होती है, रिसर्च की अनुमति होती है, उसके साथ साथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की अनुमति होती है। एजुकेशन ट्रेनिंग से मतलब है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आके जानकारी ले सकता है एजुकेशन के माध्यम से, तो यहाँ पर इसकी अनुमति है। फिर अगला है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया में रिसर्च की भी अनुमति है, टूरिज़्म की भी अनुमति है। ठीक है, और यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप हो सकते हैं, जैसे कि कृषि व्यापार हो गया, ये सब यहाँ पर अनुमति होती है। और ट्रांजिशन जोन की मतलब ट्रांजिशन एरिया की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई भी सीमा नहीं होती, ये सीमा रहित होता है। तो ये हमने बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में कितने शामिल किए गए हैं, 18 में से 12 शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित किया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों को कवर करता है। और भारत का सबसे आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो पन्ना, ये 2011 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। और अगर यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क की बात की जाए तो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं। सबसे पहला नीलगिरी शामिल किया गया था सन 2000 में और सबसे आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया था पन्ना, जो कि 2020 में शामिल किया गया था। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और इसके एरिया की बात करें तो 5520 वर्ग किलोमीटर नीलगिरी का एरिया है। फिर अगला है नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 को उत्तराखंड में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रफल है 5860 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 5860 किलोमीटर। आपने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना होगा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। मैंने आपको बताया है
मतलब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण की संरक्षण की दृष्टि से थोड़े छोटे हैं। तो बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जैसे कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और फूलों की घाटी है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क है, और जिसका सबसे स्टार्टिंग में नाम था, मतलब जब इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था तब इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया और अभी इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा बहती है। उत्तराखंड में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1989 को स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? तमिलनाडु में। और इसका एरिया कितना है? नीलगिरी और नंदा देवी से काफ़ी ज़्यादा है, 10,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 10,500 वर्ग किलोमीटर। अगला हम देखते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। यह 1988 को स्थापित किया गया था मेघालय में, और इसका एरिया है 820 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला है 1989 को स्थापित किया गया था सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है, और इसका क्षेत्रफल है 9,630 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता कहाँ पर बसी है? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है 1989 को स्थापित किया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थापित है, और इसका एरिया है 2,837 किलोमीटर। फिर अगला है 1984 में स्थापित किया गया है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में स्थापित किया गया है, और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4,374 किलोमीटर। कितनी है? 4,374 वर्ग किलोमीटर है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की एरिया। उड़ीसा से बात की जाए तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। चिल्का झील एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 1998 को दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 5,112 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5,112 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अगला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1999 को स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में, और इसका क्षेत्रफल है 4,926.28 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 12, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व भी हैं, 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 6 टाइगर रिजर्व हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये 2005 में स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसका एरिया है 3,835 वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है कच्छ का रण। यह 2008 में स्थापित किया गया, और यह गुजरात में लोकेटेड है, और इसका क्षेत्रफल है 12,454 किलोमीटर। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गुजरात में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड हैं। चलिए अब हम अगला देखें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश में, और इसका क्षेत्रफल है 7,770 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद अगला है हमारा 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये सन 2000 में स्थापित किया गया था सिक्किम में, और इसका क्षेत्रफल है 2,620 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,620 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 2001 में स्थापित किया गया था अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर स्थापित किया गया था? केरल और तमिलनाडु में, और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,500
वर्ग किलोमीटर है अगसत्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल। फिर अगला है हमारा 1989 में स्थापित किया गया था ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और यह स्थापित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में मैप में अगर देखा जाए तो कहाँ पर लोकेटेड है, तो जैसे कि ये भारत का मैप हो गया, यहाँ पर जैसे ये भारत का मैप है तो यहाँ पर लोकेटेड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए, मतलब ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल देखा जाए तो 885 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। फिर अगला है 1997 में स्थापित किया गया था डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थापित है? असम में स्थापित है, और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 765 वर्ग किलोमीटर। असम की बात की जाए दोस्तों तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, साथ ही साथ मानस राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? जंगली भैंस के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं। सन 2010 में शेषचलम पहाड़ियाँ स्थापित की गई थी। शेषचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 4755 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर उसके बाद भारत का सबसे आखिरी और 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थापित है? मध्य प्रदेश में, और इसका क्षेत्रफल है 2998 वर्ग किलोमीटर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान नहीं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व होगा, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम यह देखते हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। तो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? नीलगिरी, ये कब शामिल किया गया था? सन 2000 में। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में लोकेटेड है। फिर अगला है मन्नार की खाड़ी, यह सन 2001 में शामिल किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में, और यह तमिलनाडु में स्थित है। फिर है सुंदरवन सन 2001 में शामिल किया गया था, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। फिर अगला है नंदा देवी सन 2004 में शामिल किया गया था, और नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। फिर अगला है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, यह सन 2009 में शामिल किया गया था, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय में। फिर अगला है पचमढ़ी सन 2009 में शामिल किया गया है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व सन 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया, और यह स्थित है उड़ीसा में। उसके बाद अगला है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये सन 2013 में स्थापित किया गया था, मतलब सन 2013 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया था, और ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर अगला है अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये सन 2012 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया। फिर अगला है अगसत्यमलाई, यह 2016 में शामिल किया गया था, यह केरल और तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला है कंचनजंगा, ये 2018 में शामिल किया गया था, और यह स्थित है सिक्किम में। फिर भारत का आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व और साथ ही साथ यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, और इसको सन 2020 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, और विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा आज का हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना, कहाँ पर कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया। अब मैं आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक एक करके पूरे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग का वीडियो था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।